सो विल स्टार्ट विद टेलीफोनिक इंटरव्यू। और इंटरव्यू का एक टाइप है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में जब हम पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम सामने सामने जो करस्पॉन्डेंट है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करके और अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं और सामने वाले से बातचीत कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू का फायदा है, बहुत सारा फायदा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपको पर्सनली बंदे को विजिट करना है, मतलब इट बिकम्स वेरी कॉस्टलियर। तो उस चीज को कम करने के लिए, उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक नई चीज आई जिसको कि हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। और आज हम उससे भी थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और हम टेलीफोनिक इंटरव्यू की जगह हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्लस गूगल फॉर्म्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? टेलीफोनिक इंटरव्यू को आप और एडवांस वर्जन में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लिख सकते हैं, जिसमें कि टेलीफोनिक इंटरव्यू का जो डिमेरिट्स है उसको हम ओवरकम कर देते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू कब करते हैं, क्या होता है? कॉन्टैक्टिंग रिस्पोंडेंट्स ऑन टेलीफोन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू। जिससे भी मुझे एक सवाल पूछना है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है हम उससे टेलीफोन पे बात करते हैं और टेलीफोन पे ही हम उससे सारे क्वेश्चंस का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज फास्टर एंड इट इज चीपर। फ्लेक्सिबल है, हम कभी भी उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है फास्ट है। हमको मान लीजिए यहाँ से रामगढ़ जाना है या फिर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे चांदनी चौक के मार्केट के बारे में पता करना है। तो एक तो पहला ऑप्शन है कि आई विल गो टू चांदनी चौक एंड देन आई आस्क वेंडर्स ओवर देयर कि आपके यहाँ पे लहंगा कैसा बिकता है, किस किस हिसाब का लहंगा बिकता है। या फिर मैं वही फ्लोरिस्ट की दुकान पे जाती हूँ और फ्लोरिस्ट वाले से मैं कोलकाता से, क्योंकि बहुत सारा सप्लाई आता है फूल वालों का, तो मैं या तो कोलकाता जाऊं पता करने के लिए या फिर कोलकाता के किसी वेंडर को फोन करूं और फोन करके उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लूं। तो फोन करना 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हार्डली, एकदम मतलब एकदम पुराने जमाने में भी चले जाए तो 7 रुपए पर मिनट। तो कितना खर्चा आया? 21 रुपीज, 30 रुपीज का खर्चा आपको आएगा मैक्सिमम। और आज के टाइम में तो कॉल का पैसा लगता ही नहीं, डेटा का पैसा लगता है, तो इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो इट इज वेरी फास्ट एंड इट इज वेरी चीप। हम एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कोलकाता पहुंच गए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से कोलकाता से वापस आ गए। फ्लेक्सिबल, फास्टर एंड चीपर। रिकॉल इज इजी, हम उसको कभी भी याद दिला सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं कि हाँ सर आपसे मेरी बात हुई थी, उस समय मेरी बात हुई थी। और ये सारी चीजें रिकॉल बहुत इजी हो जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में। और किसी भी टाइम में अगर मेरा नेटवर्क नहीं जा रहा, आपको मैसेज नहीं जा रहा, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। रिप्लाईज कैन बी रिकॉर्डेड। नॉन रिस्पॉन्स इज जनरली वेरी लो। जो नॉन रिस्पॉन्सेज है वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि हम किसी से फोन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो या तो यही होगा कि सर हम आपसे बात कर सकते हैं, नहीं तो बंदा बोलेगा हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक तो सिंपल वो चीज हो गई। दूसरा हो जाता है कि नहीं हम बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात नहीं कर सकते तो खत्म। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तब फिर उसको सवालों का जवाब देना पड़ता है, वो सवालों का जवाब देता है उस केस में। ठीक है, तो नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, वो जनरली लो होता है। रिप्लाईज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो हम रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज इंटरव्यूअर कैन एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स मोर इजीली, हम अपनी बात को बहुत आराम से कह सकते हैं। फिफ्थ थिंग इज द एक्सेस कैन बी गेन्ड टू रिस्पोंडेंट, हम आराम से अपने रिस्पोंडेंट तक पहुंच सकते हैं, फोन करके आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ हम किसी, मान लो जो हम कोलकाता चले गए और फ्लोरिस्ट की दुकान पे चले गए, वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है, छुट्टी में गया है, खाने के लिए गया है, घूमने के लिए गया है, बहुत सारा चीजें, उसका पर्सनल लाइफ है, हो सकता है यहाँ, लेकिन हम उसको अपना फोन तो लेके जाते हैं ना साथ में, तो हम उसको फोन कर सकते हैं, फोन पे उससे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो एक्सेस बहुत आराम से मिल जाता है। फील्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है कि हम उसको लेकर जाएं, उसको ट्रेन करें, सिखाएं कि तुम इससे पूछने जाओ, उससे पूछने जाओ। आई कैन कॉल एंड आई कैन गेट इंटरव्यूड एनीवन आई वांट। रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेशन जो होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल होता है वो काफी दूर दूर तक हो सकता है। मतलब हमको फ्लोरिस्ट का ही डेटा चाहिए, अगर हम पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं तो हो सकता है हम सिर्फ रांची तक ही अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सैंपल है वो सिर्फ रांची के लोगों का ही कलेक्ट करें। लेकिन अगर हम सिंपल फोन पे इंटरव्यू ले रहे हैं तो हो सकता है कि हम
लातेहार में कॉल कर ले, हम रामगढ़ में कॉल कर ले, हम झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट बोकारो, धनबाद, सभी जगह पे हम फोन करके आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन, इवन आई कैन मूव टू अदर स्टेट्स, आई कैन मूव ग्लोबल इन दैट केस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल जो होता है वो बहुत वाइडर होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में। तो दिस इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, और इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान, उसके बारे में बात करते हैं। नुकसान क्या है कि इंटरव्यूअर क्या हो सकता है कि आप उसे बहुत लंबी बात टेलीफोन पे नहीं कर सकते, ठीक है। समटाइम्स पर्सन गेट इरिटेटेड, समटाइम्स उसको कुछ और सामने वाले से कोई दूसरा, मतलब हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि सामने से कोई कुछ और पूछने आ गया तो हमारा ध्यान भटक जाता है, तो वहां पे उसका जो अटेंशन है वो मेंटेन करके रख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंटरव्यू का टाइम बहुत शॉर्ट रखना पड़ता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। सर्वेज आर रेस्ट्रिक्टेड टू रिस्पोंडेंट हु हैव टेलीफोन फैसिलिटीज, हम बात उसी से कर सकते हैं जिसके पास टेलीफोन हो, नहीं है तो मुझसे बात ही नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव ज्योग्राफिकल कवरेज मे गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉस्ट कंसिडरेशन, हम बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हैं बहुत, लेकिन अगर हम उसी का कॉस्ट कंसिडरेशन अगर करते हैं तो मे बी हम उसकी वजह से छोड़ सकते हैं, जैसे कि हमको आईएसडी अगर कॉल करना पड़े तो हम आईएसडी कॉल्स नहीं करते क्योंकि वहां पे कॉस्ट ज्यादा चला जाएगा। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू की जगह आईएसडी, मतलब जो विदेश में लोग रहते हैं उनके लिए हम ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो फ्री हो जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर हम फोन करेंगे आईएसडी कॉल तो हमारा बिल बहुत ज्यादा होगा। Not suitable for intensive surveys where comprehensive answers are required to various questions, अगर जो आंसर होना चाहिए वो अगर हमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, जैसे कि हमने कोई सवाल पूछा और उसके जवाब को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है हमने, उसका जवाब बहुत लंबा जाता है, अगर मान लीजिए कि बहुत लंबा हम कुछ उससे जवाब मांग रहे हैं, तो वैसे केस में क्या है कि टेलीफोन पे उसका आंसर मिल पाना मुश्किल है। जैसे सिंपल हम एमसीक्यू पूछ रहे हैं हाँ ना, तब तो बहुत सही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कि हाँ वो अपने मन की बात कह रहा है, कुछ ऐसा कह रहा है, तो वहां पे उसको रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है, और उसके लिए टेलीफोन इज नॉट सूटेबल बेसिकली, क्योंकि आप बंदे का फेशियल एक्सप्रेशंस रीड नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस होता है, बिकॉज हम अपने क्वेश्चंस पहले से रेडी रखते हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी में निपटाना है, तो हम उससे वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं बेसिकली, और जल्दी जल्दी उस पर सवाल थोपते हैं और उससे आंसर्स ले लेते हैं। क्वेश्चंस टेलीफोनिक इंटरव्यू में शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और बहुत इजी टू हैंडल होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट ना हो। एक मिनट हाँ। हाँ, so this is telephonic interview. The next method is questionnaire method. If you have any question in telephonic interview, you can ask. Otherwise, I'll move to questionnaire. Should I move? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े? Yes, ma'am. Telephonic is clear to everyone? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ क्लियर है ना, क्लियर नहीं है, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. कोई सवाल नहीं आ रहा तो हाँ क्लियर है, हम मान लेते हैं हाँ क्लियर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आयर मेथड। क्वेश्चन आयर में बेसिकली हम क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू हैंडल आवर क्वेरीज, जो कि आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड ऑफ सर्वे है, जिसमें कि हम सिर्फ बंदे से सवाल पूछते हैं, और ये सवाल प्रिंटेड हो सकता है, टाइप्ड इन डेफिनेट ऑर्डर हो सकता है, एंड जिससे भी हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं या तो हम उसको दे देते हैं कि आप उसको अपने हिसाब से उसका आंसर करके बताइए,
और नहीं तो हम क्या करते हैं, उनसे उनके लिए सवाल पढ़ते हैं और जैसा वो जवाब वो देते हैं उसके हिसाब से उसमें टिक या आंसर करते हैं। तो क्वेश्चनर मेथड में देयर आर 4 स्टेप्स बेसिकली, और ये जो 4 स्टेप्स हैं वो हैं क्वेश्चनर्स आर हैंडेड आउट। पहले हम क्वेश्चनर देते हैं। आवाज जा रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जिससे भी हमें क्वेश्चन पूछना है हम पहले उसको क्वेश्चनर देंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, उसने जो क्वेश्चनर भरा हम उसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, उसके बाद उसका रिपोर्ट हम बताते हैं। तो क्वेश्चनर्स आर बेसिकली, क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड और टाइप्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑन अ फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनर्स आप देख चुके हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चनर्स पहले भी भेजे हैं और डिफरेंट लोग आप आजकल आप लोगों को क्वेश्चनर भेजते ही रहते हैं थैंक्स टू ऑनलाइन थिंग्स, राइट। तो इसमें क्या चीज है, क्या है अच्छा और क्या है बुरा, ये चीज देखना जरूरी है। तो मेरिट्स क्या है क्वेश्चनर मेथड के? ये बहुत लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट इवन व्हेन द यूनिवर्स इज लार्ज एंड वाइडली स्प्रेड ज्योग्राफिकली। लो कॉस्ट है, 1-1 रुपया का पेपर में हम क्वेश्चनर छापते हैं और सबको दे देते हैं। तो मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर ये है कि बहुत सस्ता होता है, इट इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ इंटरव्यूअर, आंसर्स और इन रेस्पोंडेंट्स ओन वर्ड। क्वेश्चनर में क्या होता है कि जो आंसर्स होते हैं वो रेस्पोंडेंट को हमने तो दे दिया क्वेश्चन, अब अपनी मर्जी से वो भरते हैं, तो वहां पे कोई बायस नहीं, इसलिए हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको यही आंसर लिखना है। या फिर हम उसको, जैसे होता है ना रेस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर अगर दोनों सामने सामने, तो रिस्पोंडेंट भी इंटरव्यूअर का क्वेश्चन का मतलब उसका चेहरा देखता है और देखता है कि अच्छा इसको क्या जवाब चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो जवाब दे देता है। लेकिन इंटरव्यूअर अगर सामने नहीं है और क्वेश्चन आपके हाथ में है तो वहां पे बायसनेस का चांसेस बहुत कम हो जाता है। रेस्पोंडेंट्स हैव एडिक्वेट टाइम टू गिव थॉटफुल आंसर, आराम से वेल थॉट आंसर्स दे सकते हैं वो सोच समझ के। रिस्पोंडेंट्स हु आर नॉट इजीली अप्रोचेबल कैन आल्सो बी रीच्ड कन्वीनियंटली। ऐसे लोग जिनसे हम नॉर्मली हम जिनसे रीच नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, उनको भी आप क्वेश्चनर भेज करके एंड यू कैन गेट द आंसर्स। उसको मेल किया जा सकता है, चिट्ठी में भेज दिया जाता है, ये सब हम लेकर के और उसके बाद काम कर सकते हैं उसके साथ। उसके बाद आता है लार्ज सैंपल्स कैन बी मेड used of and thus the results can be made more dependable and reliable। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम क्वेश्चनर बहुत ज्यादा नंबर्स में दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा हमारा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट्स आ सकता है। जैसे गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म कैसे हम आप लोगों को अगर हम देते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, तो आप लोग उसको भरते हैं, हम आपको ये भी बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी भेज दीजिए, वो लोग भी भरते हैं। तो क्वेश्चनर्स क्या हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं और अपना जो सैंपल साइज है उसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फ्लोरिस्ट वाले का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो फ्लोरिस्ट वाले में अगर हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और हमको अपना कॉस्ट देखना है तो हम सिर्फ फ्लोरिस्ट का को ही जाके सवाल पूछेंगे जो फूल बेचता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चनर बना रहे हैं और सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लोग फूल खरीदने आ रहे हैं हम उनको भी एक क्वेश्चन का एक पेपर दे दें कि आप इसमें अपना जवाब भर के दीजिए कि आप फूल कब खरीदते हैं और कौन सा कलर पसंद करते हैं, हमको यही सारे सवाल चाहिए। तो वहां पे क्या होगा कि और जो मेरे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो और भी अच्छा आएगा। तो जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना ज्यादा जो एनालिसिस होता है वो इजी होता है और रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है। लेकिन उसके डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है कि बहुत बार आप जो क्वेश्चनर देंगे बहुत सारे लोग उसको रिटर्न नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं। बहुत बार आपको नॉन रिस्पॉन्स भी मिलेगा, मतलब कुछ भरे हैं कुछ छोड़ देंगे। यूज्ड ओनली व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। मतलब अगर जब आप क्वेश्चनर्स दे रहे हैं तो सामने वाला पढ़ा लिखा होगा तभी उसको पढ़ के जवाब देगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। कंट्रोल ओवर क्वेश्चनर मे बी लॉस्ट वंस इट इज सेंट। आपने जब क्वेश्चनर दे दिया ना, अब उसके बाद उसको आप कुछ नहीं कर सकते, बंदा लौटाए या रख ले और उसमें चना भुंजा खा ले, उसकी मर्जी। कंट्रोल ओवर क्वेश्चनर क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में तो सामने वाले एकदम पकड़ के एकदम कॉलर पकड़ के बैठ से तुम इस सवाल का जवाब दो, वहां पे वैसा नहीं होता। तो इनबिल्ट inflexibility because of the difficulty of amending the approach
वंस क्वेश्चनर हैव बीन डिस्पैच्ड। एक बार जो हमने क्वेश्चन बना दिया ना, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमने दे दिया उसी के हिसाब से हमको आंसर्स मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चनर देने के बाद हमको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, या फिर हमको इस क्वेश्चन का कुछ और जवाब देना चाहिए था। तो वैसा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो भी आप क्वेश्चंस को अब आप बदल नहीं सकते। क्वेश्चंस वंस सेंट कैन नॉट बी चेंज। मतलब वो भगवान राम का तीर है, एक बार जो चले गए तो चले गए, अब वो वापस नहीं आने वाला। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगियस रिप्लाईज और ओमिशन ऑफ रिप्लाईज ऑल टुगेदर फॉर सर्टेन क्वेश्चन कैन इमर्ज। लाइक बहुत बार ऐसा हो सकता है, जैसे आपको पता है कि अगर हमने 50 क्वेश्चन दिया है, 50 में से 30 क्वेश्चन का आंसर करा, 20 छोड़ दिया। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको कि हम जब आप एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस के फेज में हम उसको डेटा क्लीनिंग कहते हैं, जिसमें कि हम इस तरह के क्वेश्चनर जो आए होते हैं उन सबको हटाते हैं फिर अपने लिस्ट में से। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगस रिप्लाईज होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमिशन इज डिफिकल्ट। ऐसा जिसने 30 क्वेश्चन का आंसर दिया है, 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, अब उसमें से कोई भी चीज, कोई भी रिजल्ट को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमिशंस इज डिफिकल्ट and difficult to know whether the willing respondents are truly representative। ये भी जानना कि जो बंदा जवाब दे रहा है वो एक्चुअली उसी सैंपल से बिलोंग करता है या नहीं करता, ये भी जान पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने फूल वाले के यहाँ पे जो फूल खरीदने आए, हमने उसे एक क्वेश्चनर दे दिया। अब वो जाए, चलो यार चलो फन करते हैं थोड़ा, 10-12 दोस्तों को बिठाया और बिठा कर बोला अच्छा ठीक है चलो तुम इसका आंसर बताओ। तो कोई दूसरा कुछ और आंसर कर रहा है, कोई कुछ और आंसर कर रहा है, और रैंडमली बंदे ने टिक कर दिया, लेकिन इसका इफेक्ट आपके रिसर्च के ऊपर होगा। तो रेस्पोंडेंट्स एक्चुअली में आपने जिसे दिया है वही उसका जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, ये चीज फाइंड आउट करना बिकम्स डिफिकल्ट। तो दीज आर द डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर। अभी की एस्पेक्ट्स उसका देख लेते हैं। it can be structured or it can be unstructured। क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च मेथड का, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिजल्ट्स। सबसे आसान से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ब्रेक करते हुए भी हम जा सकते हैं, अपने सैंपल को रीच कर सकते हैं और बहुत बड़ा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चनर सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये क्वेश्चनर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस में बना हुआ होता है, और ये सीक्वेंस बेसिकली इफेक्टिव एंड इंश्योर क्वालिटी ऑफ द रिप्लाईज इंश्योर। ऐसे सीक्वेंस को रखा, जब स्ट्रक्चर्ड हम क्वेश्चनर बना रहे होते हैं तो जो रिस्पॉन्सेस मतलब आने चाहिए वो एक सीक्वेंस में आने चाहिए। अच्छा आप फिल्म देखते हैं, हाँ फिल्म में कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हैं? तो किसी ने बोला हॉरर। हॉरर में आपने कितनी मूवीज देखी है? तो किसी ने बताया कि 50 में से कितनी मूवीज आपको पसंद आई, ठीक है। आप देख कौन से डायरेक्टर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टर को जब आप पसंद करते हैं उसमें कौन सा स्टाइल आपको पसंद है, या कौन सा हीरो आपको पसंद है, या कौन सा आपको भूत सीढ़ी से उतरता हुआ पसंद है या दीवार में चिपका हुआ पसंद है, वट एवर आंसर यू वॉन्ट, वो इट हैज टू फॉलो अ सीक्वेंस, अ प्रॉपर सीक्वेंस जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करे, क्लियर हो, एंड एक दूसरे से क्वेश्चन इन रिलेटिव हो, मतलब इन रिलेशन टू द प्रायर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो पिछले क्वेश्चन का कंटिन्यूएंस हो। ये सब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस दैट आर इजीएस्ट टू आंसर बीइंग पुट इन द बिगिनिंग। ज्यादातर क्वेश्चनर में देखा जाता है कि जो ऐसे सवाल जो सबसे आसान हो आंसर करना, उसको हम सबसे पहले रखते हैं, और इसीलिए आप डेमोग्राफिक पार्ट सबसे ऊपर रखते हैं हम लोग क्वेश्चनर में। डेमोग्राफिक में हम पहले बंदे का नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, जेंडर पूछते हैं, कहाँ पे रहता है, टेलीफोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सारे डेमोग्राफिक क्वेरीज का हिस्सा है। तो हम पहले डेमोग्राफिक इनपुट्स लिखते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चनर को स्टार्ट करते हैं। उसमें भी जो सबसे इजी सवाल होगा वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसके बाद आता जाएगा। और जो हमारा मेन पॉइंट होता है, जो हमको मेनली जानना होता है, वो धीरे धीरे बाद में अपीयर होता है। सबसे पहले हम हीरो को एकदम इंट्रोड्यूस नहीं करा देते, हम थोड़ा पहले माहौल बनाते हैं, माहौल बनाने के बाद हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्वेश्चनर, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर ऐसे होंगे। उसके बाद फॉर्मुलेशंस कैसे होंगे उसके, इजीली अंडरस्टूडेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए,
कॉन्क्रीट होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि उसको क्या सवाल पूछा जा रहा है बंदा यही सोचता रह जाए। तो कॉन्क्रीट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, and constructed with a view to their forming a logical part of a well thought tabulation plan. टेबुलेशन, जब भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो जो भी क्वेश्चनर में आपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढा, क्वेश्चनर्स आपने जमा किए, उन सब का फिर हम एक टेबुलेशन करेंगे। टेबुलेशन, आई सिंपली शो यू वन एग्जांपल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। See, I'll simply go to this questionnaire. ये क्वेश्चनर दिख रहा है आप लोगों को? Visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. तो देखिए, ये एक क्वेश्चनर था जो हम लोगों ने बनाया था बेसिकली वैसे लोगों का इंटरेस्ट जानने के लिए जो कि डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चनर के बारे में लिखा पहले, उसके बाद जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हम लिखते हैं डेमोग्राफिक इनपुट्स। तो ईमेल क्या है, नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एफिलिएशन क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये एक मेरा एफिलिएशन इनपुट्स है या फिर आप कह सकते हैं डेमोग्राफिक इनपुट है। तो जब एकदम सिंपल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी सवाल हो सकता है, किसी भी तरह का सवाल। तो जब आप सवाल ऐसे करके सवाल बनाए तो लोगों ने जवाब दिए। देखिए रेस्पोंडेंट्स, जो आपके रिस्पॉन्सेज आए वो इस तरह से जवाब आते, गूगल फॉर्म में इस तरह से दिखता है। लेकिन इसी चीज को जब हम एक्सेल में लेके जाएंगे, सी यही चीज एक्सेल में ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो इसको हम कहते हैं टेबुलेशन, क्योंकि हम इसको टेबल्स के फॉर्म में ले आए, क्योंकि एक्सेल में एवरीथिंग इज इन टेबुलेशन फॉर्म। तो जब हम इसको टेबल्स के फॉर्म में ले आए तो हमारे लिए ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे पास कितने तरह के रिस्पोंडेंट हैं। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डेटा या टूल्स, नहीं डेटा में जाएगा, हम एक फिल्टर क्रिएट करना चाहते हैं और फिल्टर में हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स है या नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो ओके, ये तो उल्टा ही दे रहा है ये, क्योंकि CSV है तो इसलिए मुझे वेट अ मिनट। कितने सारे लोग हैं जो मुझे पता करना है इसमें कि जैसे आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर, लेट मी गो टू असिस्टेंट प्रोफेसर या ओके एसोसिएट प्रोफेसर। तो हमारे पास 4 ऐसे लोग हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे और ये एसोसिएट प्रोफेसर्स ने अपनी इच्छा जताई डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल के ऊपर एक कोर्स करने की। समझ आया? चीजों को समझ में आ रही है? थोड़ी क्लैरिटी आ रही है आपको कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, फर्स्ट लेट मी क्लियर इट एंड देन आई विल गो select all। इसको हमको इसमें लेके आते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो टोटल नंबर लोग थे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, तो गो टू द लास्ट सेल, इट इज 114, मतलब ऊपर का एक सेल छोड़ दे तो टोटल मिलाकर के 113 लोग थे जिन्होंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था।
उसमें से अगर मुझे सिंपल जानना है कि कितने लोग थे जो कि एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, तो मेरे पास 4 लोग ऐसे थे, 1 2 3 4, दिख रहा है? यस मैम। 4 लोग ऐसे थे जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे। अभी मुझे अगर दूसरा चीज जानना है कि कितने ऐसे बच्चे थे, कितने ऐसे लोग थे जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं और वो अभी भी एमकॉम कर रहे हैं, तो एमकॉम करते हुए एक लड़की थी जिसका नाम था रिया घोष, ठीक है, जिसने इस कोर्स को किया था। तो इसी तरह से किसी भी तरह का अगर मुझे रिजल्ट चाहिए या किसी भी तरह का क्वेश्चन का जवाब चाहिए, जैसे यहाँ अगर हम यहाँ पे फिल्टर करें, तो अगर मुझे जानना है कि रांची वुमेन्स कॉलेज के कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया, तो आई जस्ट गो एंड चेक रांची वुमेन्स कॉलेज। ओके, देखिए रांची वुमेन्स कॉलेज नाम से अलग अलग तरह के लोगों ने भरा है, तो आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग विच इज रांची वुमेन्स कॉलेज। ओके, तो इतने लोग हैं, लेट मी काउंट इट, या दिस इज 25 लोग ऐसे हैं जो कि रांची वुमेन्स कॉलेज से थे और उन्होंने ये कोर्स किया था। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, इसी तरह से डेटा एनालिसिस की जाती है। और जब भी आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, क्वेश्चनर जब आप बनाते हैं, कि वो एक लॉजिकल फॉर्मेट में हो, और ये लॉजिक एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, और ये टेबुलेशन प्लान के हिसाब से, जिस तरह का टेबल आप बनाना चाहते हैं उस टेबुलेशन प्लान के हिसाब से आपके क्वेश्चंस निकल करके आए। तो दिस इज द वे अ स्ट्रक्चर क्वेश्चनर इज बीइंग फॉर्म्ड। अभी क्वेश्चंस दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको कि हम क्लोज क्वेश्चन या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनर। आप सिंपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद रखने के लिए, तो एक होता है एमसीक्यू और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। तो जो एमसीक्यू होता है उसको हम क्लोज एंडेड कहते हैं, और जो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, फ्री रिस्पॉन्स होता है, उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम पहले से आंसर्स दे करके रखते हैं कि आपके पास इतने ही चॉइस है, इसी में से आप आंसर करिए, इसलिए उसको क्लोज एंडेड कहते हैं, कि वो बंदे के पास कंट्रोल नहीं है उसका, मेरे हाथ में, और हमने इसको कंट्रोल कर लिया, क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत इजी होता है हैंडलिंग, उसके आंसर्स निकालना, उसके एनालिसिस करना बहुत आसान है मेरे पास। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली हम यूज करते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम फ्री रिस्पॉन्सेस करते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन लिख दिया और बंदे को उसमें आंसर लिखना है। अब उसमें वो कुछ भी लिख सकता है, कितने भी पेज लिख दे, कि कुछ भी आंसर लिख दे, अब हमको उसका एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस या मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो सिंपल, अगर हम क्लोज एनालिसिस, क्लोज क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, और अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हेलो। तो उसके बाद आता है व्हाट इज एन इफेक्टिव क्वेश्चनर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज शेड्यूल। तो इफेक्टिव क्वेश्चनर क्या चीज है? इफेक्टिव क्वेश्चनर, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, इट शुड बी लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए। पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट टू द एंड। ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़ा इंटीमेट हो, जो कि थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसका आंसर जानना एकदम अगर जरूरी है तो उसको एकदम लास्ट में रखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर आप उसको पहले ही रख दीजिएगा तो हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका आंसर आगे करे ही नहीं। तो ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चंस को हम काफी लास्ट में रखें। टेक्निकल टर्म्स, वेग एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोग उसको समझेंगे नहीं और उसका आंसर्स नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस में बी डाइकोटमस हम कहते हैं जब मल्टीपल चॉइस में देयर आर ओनली 2 आंसर्स, सिर्फ 2 ही आंसर्स हो, ठीक है, तो उसको हम डाइकोटमस कहते हैं। और 2 से, हाँ मैम, वेग एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? वेग एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसी बातें जो समझ ना आए, जो सामने वाले को समझ नहीं आए। जैसे आप बहुत कवि की भाषा में लिखते हैं, एक स्टेटमेंट है, उसका आंसर वो बताइए,
बरसे कंबल भींगे पानी, बरसे कंबल भींगे पानी, इसका मतलब क्या है? इन नॉर्मल टर्म्स, जैसे आप लोग जो हिंदी नहीं जानते ठीक से, उनके लिए ये स्टेटमेंट गलत है, उनके लिए ये वेग एक्सप्रेशन है, क्योंकि कंबल तो नहीं भींगता ना, कंबल भींगता है और पानी बरसता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कहा जा रहा है कि बरसे कंबल भींगे पानी। तो कबीर बादल को कंबल कहते हैं और पानी, धरती के जो ऊपर का लेयर, उसको पानी कहते हैं। तो जब कंबल बरसता है तो पानी जो है वो भींग जाता है, दैट इज हिज वेग एक्सप्रेशन। तो इस तरह का कुछ भी बहुत ऑर्नामेंटल या ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन जो सामने वाले को समझ नहीं आए, वो सब हम क्वेश्चनर में नहीं डालते। क्लियर है? यस मैम। Questions can be dichotomous. Dichotomous is two answers, yes or no. उसको हम dichotomous कहते हैं, ठीक है। एज में मेल एंड फीमेल, दैट इज डाइकोटमस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका सिर्फ 2 ही आंसर हो, उसको हम डाइकोटमस क्वेश्चन कहते हैं। 2 से अधिक क्वेश्चंस को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, और उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, डाइकोटमस, मल्टीपल चॉइस एंड ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को बहुत बार हम क्वेश्चनर में अवॉइड करते हैं या फिर नहीं ही देते हैं, क्योंकि उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आप इंटरव्यू का इस्तेमाल करिए, आप क्वेश्चनर का इस्तेमाल नहीं करिए। सम कंट्रोल क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर व्हिच इंडिकेट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। कुछ ऐसा क्वेश्चन, कुछ आपको ट्विस्टिंग डालना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चले कि सामने वाला एकदम सच में आपको सही सही जवाब दे रहा है, या ऐसे ही रैंडमली, वो जैसे एग्जाम के पेपर में होता है ना कि हमको कुछ नहीं आंसर आता है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD करके कोई भी टिक कर दो, वैसा नहीं। मतलब रिलायबल है कि नहीं, उसके लिए आपको कुछ हिंटिंग क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ कंट्रोलिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। उस तरह के सवाल आप पूछिए जिससे कि आप सही आंसर्स निकाल सके। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस अफेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट शुड बी अवॉइडेड। कुछ भी जो सेंटिमेंट को हर्ट करे, रीजनल रिलीजनल चीजों को हर्ट करे, उन सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर शुड बी गिवन। आंसर लिखने के लिए जगह दीजिए। प्रोविजन फॉर इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि बंदे के पास उस पर्टिकुलर चीज का कोई आंसर ना हो, तो वहां पे उस तरह का स्कोप आप रखिए जहां पे ऐसे आंसर्स भी हो, डू नॉट नो, नो प्रेफरेंस, मे बी, इस तरह का होता है। तो आप वैसे आंसर्स का भी इस्तेमाल करिए। एंड ब्रीफ डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू फिलिंग ऑफ द क्वेश्चंस, ये आप ऊपर में लिख के दे दीजिए कि क्वेश्चनर को आपको कैसे कैसे भरना है, थोड़ा सा गाइड भी आपको करना पड़ेगा। एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर अफेक्ट्स द कोऑपरेशन ऑफ द रिसर्चर रिसीव फ्रॉम, अरे जाटी ये वाला फिजिकल अपीयरेंस। अगर आप क्वेश्चनर के सामने सामने रहेंगे तो वहां पे जो रिस्पोंडेंट आपको जो जवाब देंगे, वहां पे आपके जो रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो अवॉइड करिए कि कभी भी क्वेश्चनर भरने के टाइम में आप सामने सामने बैठे ना रहे उसके, उसको उसका अपना उसका मी टाइम दीजिए और क्वेश्चनर दीजिए और तब उसका आंसर्स करवाइए। So this is all about questionnaire today, and if you have any question you can ask me, otherwise I'll move to another topic. No, I will stop the class right now.